नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। इस प्रकार 3-4 माह बीते। फिर जेनिस न्यूयॉर्क चली गई। काफ़ी दिनों तक हम मिल ना सके, परंतु अब मैं काफ़ी व्यस्त रहने लगा था। मैं अपना भविष्य बनाने में जुटा था। कभी कभी नेटा से मुलाकात हो जाती थी। एक दिन जब मैं थका हारा अपने फ्लैट पर पहुंचा तो मुझे मेरे नौकर ने बताया कि मिलेन नामक व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है। वो होटल फॉर्च्यून में ठहरा है और अपना फ़ोन नंबर दे गया है। और जहां तक मिलने का सवाल था, ये नाम मेरे लिए नया था। नया इसलिए कि मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता था। तो ये मिलेन साहब कौन है? मुझसे क्या काम है? हॉलीवुड में इस नाम का एक प्रोड्यूसर भी तो है, कहीं वो तो नहीं? मॉडलिंग का मेरा पहला चित्र जो छप चुका है, सन अखबार में मुझे छपने का अवसर प्रदान हुआ था। मैंने डायरी में अंकित उस नंबर को चेक किया, 897650 एक्सटेंशन 711। मैंने फ़ोन का नंबर मिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने एक्सटेंशन दे दिया। कनेक्शन मिलते ही मिलिन की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दी। मैं मिलिन बोल रहा हूँ। रोजर सॉलिन, मैंने अपना परिचय दिया। रोजर सॉलिन, क्या तुम इस वक्त फ्री हो? मैं चाहता हूँ कि हम 2-3 बातें कर लें। किस प्रकार की बातें करना चाहते हैं आप? जेनिस के बारे में। जेनिस? मैं चौंक पड़ा। आप कौन हैं? मेरे ख्याल से बाकी बातें आमने सामने ही होनी चाहिए। किस समय तक फॉर्च्यून पहुंच रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने उससे 8:30 पर आने के लिए कहा, क्योंकि वो फ़ोन पर कुछ भी नहीं बताना चाहता था। जहाँ तक फॉर्च्यून होटल का सवाल था, वो अमीरों का होटल था। इसलिए प्रारंभ में मेरा ध्यान प्रोड्यूसर मिलिन की तरफ गया था। पर ये मिलिन जो कोई भी हो, धनी व्यक्ति तो है ही, क्योंकि उस होटल में हर किसी के ठहरने के वश की बात नहीं थी। मैं 8:30 बजे फॉर्च्यून के रिसेप्शन हॉल में था और मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मिलिन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं 7वें फ्लोर पर पहुंचा और 11 नंबर रूम के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुला था। मिलिन मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहली बार जब मैंने मिलिन को देखा तो महसूस किया ये काफ़ी धनी व्यक्ति है और इसकी आयु 35 से अधिक नहीं होगी। उसकी नाक काफ़ी ऊंची थी और निचला होंठ मोटा होने के कारण ठोड़ी की तरफ झुका हुआ था, जिस कारण उसके 2 दांत हमेशा नजर आते थे। कमरे के एक कोने में इसका निगरो नौकर खड़ा था, जो 3-4 कीमती शराबों की कॉकटेल तैयार कर रहा था। मैं उसके सामने बैठ गया। उसने अपना सोने का सिगरेट केस आगे बढ़ाया। मैंने एक सिगरेट निकाल कर जलाई। तो रोजर सॉलिन तुम्हारा नाम है? उसने अपनी आवाज़ खोली। कुछ गलत नहीं कि जेनिस तुम पर मर मिटे? मैंने नजरें उठाई। उसके कहने का ढंग गलत था और मैंने अनुमान लगा लिया कि वो काफी घृणित व्यक्ति है। मैं चुप रहा, इसलिए कि उसकी बात सुन लेनी जरूरी थी। देर सवेर जेनिस के पिता का देहांत होने वाला है, वो बोला, और उसके पिता की हार्दिक इच्छा है कि जेनिस मुझसे शादी कर ले। उसका बड़ा भारी कारोबार में 10 साल से इस प्रकार संभाल रहा हूं कि उससे कहीं जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं $20,000 एक वर्ष में कमा लेता हूं और मैं एक प्रकार से उसके बाप का नौकर हूं। उसने मेरी तरफ कॉकटेल बढ़ाई। तुम क्या समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं बहरा नहीं हूं। उसने तीखी निगाह से मेरी तरफ देखा, फिर वो हंस पड़ा। जेनिस एक बददिमाग लड़की है, वो आगे बोला। तुमसे पहले भी उसने ऐसे लड़कों से प्यार किया जिसका स्तर घटिया था। 1-2 बार वो घर से भाग भी चुकी है। इस बार वो तुम्हारी दीवानी है। हालांकि न्यूयॉर्क वासी इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। जेनिस को अभी पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी से भी रोमांस लड़ाए, लेकिन उसका बाप मरने से पहले उसका सही इंतजाम करना चाहता है। तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्दी वो तुमसे मिलने शिकागो आएगी। तुम्हें कुछ ऐसा नाटक खेलना है कि वो तुमसे हेट करने लगे। एक निश्चित रूप से उसके दिमाग पर शौक लगेगा। एक कार धोने वाले को उसने अच्छी नौकरी दिलाई जिससे वो शादी करना चाहती है,
ऐसा व्यक्ति अगर उसे दुत्कार दे तो वो रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन मिलन ऐसा नहीं कर सकता। इसके एवज में तुम्हें $10,000 मिल सकते हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए पर्याप्त है। $10,000, ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो क्या मिलन उसका इस कदर दीवाना है? अमेरिका में तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती हैं। आज तक तो उसने ऐसा सुना नहीं कि किसी लड़की को प्राप्त करने के लिए $10,000 फूंक दिए जाए। अमेरिकन पैसे से जितना प्यार करते हैं इतना दूसरी किसी वस्तु से नहीं। तो क्या मिलन पागल हो गया है? एक बार फिर मैंने सोचा $10,000 लेकर रास्ता काटूं। अमेरिका में हजारों जेनिस मिल जाएंगे, इतना पैसा बार बार नहीं मिलेगा। मेरा दोस्त मॉरिस कहता था कि पैसा किसी भी प्रकार आए उसका स्वागत करना चाहिए। अगर मैं 20,000 मांगू तो शायद ये देने को तैयार हो जाए। लेकिन मुझे लगा इस मामले में कोई ना कोई गहरा भेद है, वरना ये आदमी पागल नहीं लगता। मुझे इस बारे में पता करना चाहिए, क्या पता बाद में अफसोस हो। मैं सोचकर बताऊंगा, मैंने कहा। ठीक है, कब तक सोच लोगे? इसका उत्तर मैं आज से तीसरे रोज दे दूंगा। मैंने उससे पर्याप्त समय ले लिया। यह बहुत लंबा समय है, उसने बुरा सा मुंह बनाया। इसमें भला सोचना क्या? मैंने एक सांस में कॉकटेल समाप्त की और उठकर खड़ा हो गया। नहीं मिस्टर मिलिन, मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला। मैंने उससे विदा ली। जाते जाते उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। अगर 15,000 तक भी समझ में आए तो मुझे तीसरे रोज बता देना। मैं इसी होटल में ठहरा हूं। मुझे झटका सा लगा। मैंने सोचा ये 20,000 भी नहीं बल्कि इससे भी अधिक का सौदा है। इस वक्त मुझे मॉरिस की आवश्यकता थी जो मुझे सही राय दे सकता था। परंतु जब मैं मॉरिस के ठिकाने पर पहुंचा तो वहां पता लगा कि मॉरिस कल न्यूयॉर्क से लौटेगा। मैं कह के आया कि आते ही सबसे पहले मुझे मिले। तभी मुझे नेटा का ख्याल आया जो इस बारे में मुझे बता सकती थी। जेनिस ने तो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, पर नेटा बता सकती थी। लेकिन नेटा से बात करना क्या ठीक होगा? यदि उससे घुमा फिरा कर बात की जाए तो शायद कोई काम की बात मालूम हो सके। सबवे लोकल स्टेशन पर मैं सोच रहा था। मेरे हाथ में 20 सेंट का टोकन था और मुझे यह तय करना था कि कौन से स्टेशन पर मुझे उतरना है। आज रात तो मुझे नींद आने से रही थी। आखिर लूप नंबर 5 पर पहुंचने वाली ट्रेन रुकी। मैंने डोर बॉक्स में उसे कर डाला और तुरंत द्वार खुल गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही द्वार बंद हो गया। कंपार्टमेंट में चकराता हुआ मैं एक सीट पर जा बैठा। लोकल स्टेशन लूप नंबर 5 की इमारत से जब मैं बाहर निकला तो मैं ये तय कर चुका था कि मुझे नेटा से मिलना ही चाहिए। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।